क्योंकि हर एक का सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है शेयर मार्केट से। जी बिल्कुल। अग्रवाल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा था, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, उससे कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अभी इतनी जल्दी तो बढ़े हुए टैरिफ प्लान से हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर चीज है और जो वित्तीय घाटा है उसको पूरा करने के लिए टैरिफ प्लान काफी सही है, क्योंकि अमेरिका भी लगातार कई चीजों को लेकर देखा जाए तो लॉस में चल रहा है। जो उसके देनेदारी है, जो बकाया राशि है, वो भी उसे देना है, वो भी समय नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में जो टैरिफ बढ़ाया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, उससे अमेरिका को तो फायदा होगा, लेकिन अगर हम देखें पूरे विश्व में इससे हाहाकार मचा हुआ है मार्केट में। देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है अमेरिका को भी कोई फायदा नहीं होने वाला जी है। एक्चुअली अमेरिका एक कैश 2022 सिचुएशन में फंस चुका है जी और ये उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक अपने प्रॉब्लम्स हैं वो कोविड के बाद से प्रारंभ हुई और लगातार उसमें प्रगाढ़ता जी ही आती जा रही, सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। आप देखिए कोविड के काल के बाद 3 बैंक अगर किसी के लिक्विडेट हुए हैं तो अमेरिका के 3 बड़े बैंक लिक्विडेट हुए और उनकी जो फिनेंशियल स्थिति है, उनका जो टैक्स मोबिलाइजेशन है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, काफी वीक है। तो ऐसे में उनका जो आप देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी इकोनॉमी में काफी बढ़ चुका है। और ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे नहीं बढ़ा, लेकिन अब सरकारी खर्चे को कम करने के लिए बड़े स्तर पर वो छटनी कर रहे हैं अपने यहाँ, जिसको लेकर के कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उनके यहाँ इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका चाहता है कि हम इसके माध्यम से रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर लें। तो ये समझना चाहिए उनको, ये खुद ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि उनके यहाँ जो कमजोर कंपनियां हैं वो धराशायी हो जाएंगी। यानी कि अभी भूचाल तो उनके यहाँ आना है। आज भी देखिए शेयर मार्केट में उनके यहाँ 4.5% की गिरावट आ चुकी है और अभी ये बढ़ सकता है। तो अमेरिका की जो अपनी आर्थिक हालात हैं वो बेहतर नहीं है, या यूं कहिए रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो अपने खर्चे को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से डेट सीलिंग एक्ट को उन्हें हटाना पड़ा था और सबसे बड़ी जी बात की कि महंगे दर पर उन्होंने उधार ले रखा है। अब उसके जो ब्याज दर उनके यहाँ 1.5-2% होता था वो 5.5-6% हो गया। आप जी समझ सकते हैं कि इसका दुष्परिणाम कितने वर्षों तक रहेगा। जी अमेरिका की इकोनॉमी अभी संभल नहीं रही है। आप इस तरह से देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में जबरदस्त डिस्टरबेंस ला चुके हैं ट्रम्प साहब जी इस माध्यम से, टैरिफ के माध्यम से। और ग्लोबल स्लो डाउन करीब करीब आप इसको निश्चित समझिए कि होने वाला है और बहुत सी छोटी अर्थव्यवस्थाएं तो शायद बच जाएं जो बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी से। लेकिन जैसे में चीन देखते हैं, चीन के ऊपर इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक आने वाला है। जापान को देखते हैं, यूरोप की कंट्रीज को देखते हैं। तो ये सारी कंट्रीज को अगर आप देखते हैं, कनाडा में वैसे हाहाकार मचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये सारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम कहीं ना कहीं एक जबरदस्त प्रेशर में है और बहुत सी कंट्रीज के सामने और दूसरे तरह का एक प्रॉब्लम आने वाला है, डेट डिफॉल्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। चीन पहले ही उससे परेशान है और अगर जो लोन लोगों को दे रखा है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी तो सोचिए कि ग्लोबल डिसऑर्डर, फिनेंशियल डिसऑर्डर और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इससे के अलावा अगर हम देखते हैं तो एक सबसे बड़ी चुनौती जो आ रही है कि जो जी मल्टीलैटरल एजेंसीज थी, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूएनओ, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाशिए पर चली गई हैं। जिस प्रकार की ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता है, ये मल्टीलेटरल एजेंसीज हाशिए पर चली गई हैं। तो ये बहुत बड़ी आर्थिक जी चुनौती जी इस दौरान दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि हम लोग अभी शुरुआती दौर में हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को उतना बड़ा प्रभाव नहीं होगा जी लॉन्ग रन में, जी हो सकता है वो उसका फायदा भी उठा ले, जी लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत जबरदस्त आघात पहुंच रहा है। बिल्कुल अग्रवाल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया बिल्कुल ठीक कहा आपने। यह असर साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है, लगातार खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और जो निवेशक हैं वो तो लगातार हैरान परेशान नजर आ ही रहे हैं। आप अभिषेक जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच दो चीजें देखने को मिली जो नोटिस करने योग्य थी। आपने भी अपनी बात में जिक्र किया था और अग्रवाल साहब ने भी जिक्र किया था कि जो आईटी सेक्टर है उसमें बूस्ट देखने को मिला, माफ कीजिएगा, उसमें गिरावट देखने को मिली और जो बूस्ट है वो मेडिकल सेक्टर में देखने को मिला। ऐसा किस वजह से देखने को मिल रहा है? अगर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बात की जाए तो आखिर ऐसा उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि पूरी मार्केट स्थिर नजर नहीं आ रही। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बूस्ट करते अभी भी नजर आ रहे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे आईटी।
अभिषेक जी, ऐसा है क्योंकि सेक्टर वाइज इसलिए भी ऐसा है। आप जी फार्मा की बात करें, मेडिकल की बात करें, वो जी एग्जम्प्टेड है टेरिफ में। रीजन बीइंग क्या होता है कि इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस को। यहाँ से आप गुआर गम समझिए, दवाइयों की जो पीछे के जो खून जी कैप्सूल खाते हैं वो बनाने के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो यूएस की जरूरत है, और उस कारण से कुछ फार्मा और कुछ सेक्टर्स हैं जो उन्होंने एग्जम्प्ट रखे हैं टेरिफ वार से। इस यही कारण है कि वो उनमें गिरावट नहीं है, बल्कि जी उनमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है, या वो अपवर्ड ट्रेंड में देखे जा रहे हैं। आप सबसे ज्यादा आप इफेक्ट देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। आज की न्यूज में बता रहा हूँ, जो जेएलआर है उसने जैसे ही होल्ड किया, जो टाटा का एक कार का वेंचर है, तो टाटा का जो आज शेयर है वो 10% टाटा मोटर्स डाउन है। तो आप देखिए सेक्टर वाइज किस तरीके से एक एक चीजें हमें हिट कर रही है। और एंट्री, जो एंट्री पॉइंट होता है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि एंट्री हम किसी कंट्री में कैसे करें, वो होता है आपके ड्यूटी पे। अगर आपकी ड्यूटीज कम है तो आप आसानी से आप एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां पे मार्केट में खपत भी होती है। जी तो आज जब जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर चला, तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स जो छूते रहे हैं, वो आप मानिए मेडिकल है, एग्री के हैं, तो वो एडिक्टेड होने के कारण अपवर्ड रहे हैं। अदरवाइज क्योंकि एक कंज्यूमर बेस आज एशियन कंट्री, अपन से की बात करें, कंट्री की बात करें, तो चाइना और इंडिया से बड़ा कंज्यूमर बेस है। तो जी आज सही कह रहे कि आने वाले टाइम पे ये ठीक कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही चाइना पहले भी कह रहा था 34% रेसिप्रोकल टैक्स है, अभी बहुत शुरुआती दौर है। और जी अमेरिका किस तरीके से जीता है, छोटी नहीं है किस तरह, क्यों वो उनको भी लेबर चाहिए, उनको भी जी मार्केट में बेचना है। उनके कंज्यूमर भी आज इंडिया, चाइना और एशिया में इतना जाए कि, क्योंकि यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी अमेरिका से वैसे ही आपेस्ट है। तो ये सारा खेल ही शुरू हुआ है, अभिषेक जी। जी अब उन क्या क्या मूव करता है इंडिया, अभी तरीके से उसने पॉलिसी को अभी मंथन आप समझिए, कहीं जी ना कहीं सबका मूड इस मार्केट हिट करेगा। जी ठीक है। अग्रवाल साहब, मैं आपका रुख करूंगा और इस बीच आपसे मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले भी आपने जिक्र किया था कि अगर इन्वेस्टर्स को लेकर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशान है वो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पैसा डूब रहा है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इसमें सलाह जब इस तरह की स्थिति आती है, जी थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता है, बहुत पैनिक ना हो। जी क्योंकि जो मैक्सिमम ब्लो था आज करीब जी करीब हो चुका है, पहले भी डिस्काउंट हो चुका है। जी तो बहुत कॉशियसली जाएं, पैनिक ना हो। जी क्योंकि स्टॉक मार्केट का पहला नियम है कि पैनिक नहीं होना, ओवर एक्साइट नहीं होना। बिल्कुल तो आज चूंकि नेगेटिव सिचुएशन है, तो ओवर एक्साइट बिल्कुल वाली तो नहीं है, अग्रवाल साहब, लेकिन आज पैनिक होने नेगेटिव वाली ना सिचुएशन हो। है और इस नेगेटिव सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है। ये एक बड़ा मंत्र आपने हमारे दर्शकों को या निवेशकों को दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। फिलहाल वक्त जिस तरीके से हमें शेयर मार्केट का देखने को मिल रहा है, ये मार्केट डाउन जाती जरूर नजर आ रही है, लेकिन जानकारों का सीधे तौर पर यह कहना है कि मार्केट नीचे जा रही है तो मार्केट ऊपर भी आएगी। ऐसे में आप धैर्य रखें और संयम बरतें। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। अगर आप